सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। इस एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है सभी को। क्वेश्चन दिया हुआ था N2O5 गिव्स N2O4 प्लस हाफ O2, है ना। और इसमें दिया हुआ था इनिशियल प्रेशर इज 114 mm एंड आफ्टर 25 मिनट द प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर बिकम्स 133 mm। देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनट्स, आवर्स, ऐसा करके कुछ कुछ दिया हुआ था उसके अंदर, है ना। कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो हम वापस से एक छोटी सी बात करें। 11th क्लास यदि आप लोग पढ़ रहे थे और जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम यूनिट देखी हुई होगी वो नोट्स उठाइएगा और वहाँ पर फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज की रिएक्शन देखिएगा। जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स टू HCl यदि है मान लीजिए, तो मैं ऐसा सिखाया करता था इनिशियल कंसंट्रेशन A, यहाँ B, यहाँ पर 0, फिर एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स, B माइनस एक्स, और ये कितना हो जाता था 2x, ठीक, मोल। इनिशियल मोल इसके A, इसके B, इसके 0, फिर आफ्टर इक्विलिब्रियम ये हो जाता था A माइनस एक्स, B माइनस एक्स और 2x, ठीक, और फिर कंसंट्रेशन के फॉर्म में A माइनस एक्स अपॉन V, B माइनस एक्स अपॉन V और 2x अपॉन V। ऐसा करके हम कुछ इसे सॉल्व किया करते थे, है ना। फर्स्ट सीरीज रिएक्शन इसे बोला करते थे। ऐसी कुछ हुआ करती थी सेकंड सीरीज रिएक्शन, तो उन सेकंड सीरीज रिएक्शन के लिए भी कुछ ये फार्मूले बना करते थे, ठीक। ये 11th क्लास में कंसेप्ट हमने सीखा हुआ था। ऐसा ही सेम हमें यहाँ पर इसको अप्लाई करना है इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। इनिशियल प्रेशर, बोर्ड नजर आ रहा है सब लोगों को बढ़िया तरीके से। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इनिशियल प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो बोल दीजिएगा, है ना। इनिशियल प्रेशर कितना है 114 mm, तो 114। इनका इनिशियल प्रेशर कितना होगा, कोई बोलना चाहेगा? 0 क्यों होगा 0? क्योंकि प्रोडक्ट तो इनिशियली है ही नहीं ना। इनिशियली तो केवल कौन होता है, रिएक्टेंट होता है, और इनिशियली केवल रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का प्रेशर दिया हुआ है, कितना प्रेशर दिया हुआ है 114 mm दिया हुआ है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का प्रेशर जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज, और प्रोडक्ट के प्रेशर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज। ओवरऑल गैसियस मिक्सचर का तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट का डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट का इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। तो रिएक्टेंट का कितना डिक्रीज हुआ, मान लीजिए P डिक्रीज हुआ। इस प्रोडक्ट का कितना बढ़ा, P, और इसका कितना बढ़ेगा 1/2 P या P/2, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू 114 माइनस P प्लस 1/2 ऑफ P। समझ गए बात को, ठीक। सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर का आपको क्या कर देना है, यहाँ पर सम कर देना है ना। अब टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है आफ्टर 25 मिनट, आपको दिया हुआ है 133 mm, तो ये हो गया 133 mm इज इक्वल टू 114 माइनस P प्लस P, यहाँ कैंसिल हो गया 1/2 ऑफ P। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो P/2 इज इक्वल टू 133 माइनस 114, ठीक है ना। कितना आ गया ये, लगभग 19 इंटू 2, ठीक। तो मुझे लग रहा है P इज इक्वल टू 38 mmHg आ जाएगा, ठीक। 38 mmHg आ गया है। इसे काय में चेंज करना है, मान लीजिए ATM में चेंज करना है, तो मुझे मालूम है 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg। तो 1 ATM में 760 mmHg यदि होता है तो इसे एक ATM में कितना है 760 mmHg है। mmHg को ATM में चेंज करना है तो P इज इक्वल टू 38/760 ATM। तो इसका प्रेशर कितना हो गया 38/760 ATM। यदि आपको रेट प्रेशर के फॉर्म में कैलकुलेट करनी है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको रेट प्रेशर के फॉर्म में मेजर करनी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू
चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम, रेट इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम किया जा सकता है। समझ रहे बात को? ठीक, तो चेंज इन प्रेशर कितना है 38/760 और टाइम कितना हो चुका है 25 मिनट, तो 38/760 अपॉन 25 मिनट्स, ये सॉल्व कर लीजिए। एटीएम मिनट इनवर्स या एटीएम पर मिनट में आपकी क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट हो तो बोल दीजिए जल्दी से जरा। जी बोलिए। ये वाला, ये प्रोडक्ट का प्रेशर पी एक्चुअली क्या होता है बेटा, 11th के इक्विलिब्रियम के नोट्स उठा के देखिएगा, यदि नहीं मालूम है तो सुन लो कि जैसे जिस रेशियो में, अभी हम प्रेशर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, जिस रेशियो में रिएक्टेंट के मोल्स डिक्रीज होते हैं उसी रेशियो में क्या होते हैं, प्रोडक्ट के मोल इंक्रीज होते जाते हैं। जब मोल के साथ ऐसा होता है तो प्रेशर के साथ भी ऐसा ही होगा कि जिस रेशियो में रिएक्टेंट का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में प्रोडक्ट का प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जब ये वाली रिएक्शन, ये वाली ऐसे लिखी जाती है तो ध्यान रखिएगा जिस नंबर से मल्टीप्लाई है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अमाउंट में भी उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए यहां इसका इंक्रीजिंग प्रेशर कितना हो गया P और इसका कितना हो गया 1/2 P। क्लियर? तो रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है इसलिए इनिशियल में से P को माइनस किया है। क्लियर? अब रेट मुझे मिल गई है, किसके फॉर्म में मिल गई है, एटीएम पर मिनट में रेट मुझे मिल गई है। इसे मुझे किस फॉर्म में चेंज करना है, मान लीजिए कंसंट्रेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर में रिलेशन होता है C = P अपॉन RT। ठीक है ना, कहां से आ गया, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT था। ठीक, तो PV = nRT से हम लोगों ने क्या किया हुआ है, PV = nRT है तो P = n/VRT और n/V को हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर C, तो P = CRT। ठीक, तो C = P अपॉन RT। इसके आगे का अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, टेम्परेचर यदि नहीं दिया हुआ हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 ले लेना। R की वैल्यू एटीएम में यदि रखना है तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर, R की वैल्यू। जी बोले, कौन क्या बोल रहा है? टाइम है, टाइम कुछ में भी रख सकते हैं आप, सेकंड में निकाल लीजिए, है ना। यहाँ टाइम मैंने काय में रखा हुआ है, मिनट में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए यूनिट में एटीएम पर मिनट आ रहा है, आप उस टाइम को सेकंड में रख लीजिए, आवर्स में रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा डाउट में घूम रहा था, बाकी तो सारे क्वेश्चन सीधे सीधे थे, सभी लोगों से बन गए हैं, आंसर्स भी बहुत से बच्चों के आ गए हैं मेरे पास, ठीक है ना। चलिए अब हम वापस से पहुंचते हैं हमारे पार्ट 2 पर। कॉपी पेन लेकर के यदि बैठे हुए हैं तो जरा हेडिंग डालिए आप लोग सभी, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट तक मैं आपको पढ़ा चुका था, रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी थी। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रेट कांस्टेंट की बताई थी? फर्स्ट मैंने बताई थी रेट कांस्टेंट इज मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड मैंने आपको वहां पर बात बताई थी, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट, किसका मैसेज है तनिष्का, अरे पढ़ाते में क्या। सेकंड क्या बताया था मैंने रेट कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक आपको, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बताया हुआ था, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। थर्ड क्या बात बताई हुई थी वहां पर मैंने, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्या बताया हुआ था, फोर्थ पॉइंट या फोर्थ कंसेप्ट मैंने वहां पर आपसे बोला हुआ था कि रेट कांस्टेंट नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों को करने हैं, कुछ डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें जो चीज आने वाली है वो है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
ठीक, यदि लिखते हैं साथ में तो लिख लीजिए मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें लिखो फॉलोइंग थ्री मेथड्स। फर्स्ट इज इनिशियल रेट मेथड, सेकंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फर्स्ट था इनिशियल रेट मेथड, सेकंड है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड थर्ड इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो आज हमारा प्रयास है कि हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तक पहुंच जाएं, ठीक है ना। लेकिन पहली हेडिंग आ रही है आपकी इनिशियल रेट मेथड। अब इनिशियल रेट मेथड क्या है जरा ध्यान से सुनिए। लास्ट क्लास में भी जो मैंने आपको दो होमवर्क दिए थे, दो न्यूमेरिकल दिए हुए थे, वो इनिशियल रेट मेथड के ही न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कोई लैंग्वेज नहीं है, सीधे उठा करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज वापस से दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोर्ड पे बताता हूँ आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर शीट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो शीट आप लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। चलिए, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोर्ड पे बता रहा हूँ। इक्वेशन दी हुई है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से ले लें, सिंपल सी ले लें। इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर 2a + b gives c + d। ठीक, रिपीट हो रहा हो क्वेश्चन तो भी कोई बात नहीं है। और इसमें रेट दी हुई है कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और रेट दिया हुआ है 0.015, 0.09, 0.015, यहाँ 0.15, 0.15 और 0.45। ठीक, रेट दी हुई है 1.8 × 10⁻³ 1.08 × 10⁻², और 5.4 × 10⁻³ क्लियर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन या डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए, जिनने प्रैक्टिस करा हुआ है, थर्ड वीडियो देख लिया हुआ है, उसको समझ में आया है, वापस से फिर से एक और बार मैं रिपीट करता हूँ कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ इक्वेशन आपको लिखना चाहिए, ठीक है। जो भी गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन का रेट लॉ इक्वेशन लिखिए, ठीक है ना। रेट लॉ इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो आएगा -dx/dt = k a⁻p and b⁻q। -dx/dt = k a⁻p and b⁻q। ठीक, नया स्टूडेंट कोई यदि बैठा हुआ हो, है ना, तो थोड़ा सा आप पहले पुराने वीडियो देख करके बैठा करें क्लास में। तो -dx/dt रेट क्या दी हुई है आपको 1.8 × 10⁻³ = k। उस समय पहला कंसंट्रेशन कितना है आपका 0.015 × p, सेकेंड कंसंट्रेशन है 0.15 × q, सेकेंड रेट दी हुई है 1.08 × 10⁻² = k, 0.09 p and 0.15 q। थर्ड दिया हुआ है 5.4 × 10⁻³ = k, 0.015 p and 0.45 q। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है कि जो यहाँ पर हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन था, उससे रेट लॉ इक्वेशन लिखना है, अलग अलग रेट और अलग अलग कंसंट्रेशन हमें लिखने हैं वहाँ पर। समझ गए बात को, ठीक है ना। अब क्या करा जाए, टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है P और Q मेजर करना है। तो मैं पहले भी बोला, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही सिंपल टास्क हो गया। यदि मान लीजिए मुझे P और Q दोनों मेजर करने हैं, ठीक, चलो मान लो पहले मैं Q मेजर करता हूँ, तो इनको इक्वेशंस को कोई भी नंबर दे दीजिए 1, 2 और 3। कोई भी कॉमन फैक्टर वाली इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, एक से दूसरे को डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट को मैं इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, या उल्टा कर लूँ, थर्ड को जो है मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूं। तो
तो इक्वेशन थर्ड को यदि मैं फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आने वाला है मेरे पास 5.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, यहाँ पर क्या वैल्यूज दी हुई हैं मुझे, k इज इक्वल टू 0.015 टू दी पावर p एंड 0.45 टू दी पावर q, और दूसरी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट की क्या थी 0.015 और 0.15 टू दी पावर q। ठीक नजर आ रहा है वहां पे भी बोर्ड क्लियरिटी है, बोर्ड के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं, बोर्ड साफ नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर q आ गया, और 3 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर q आ गया। यदि बेस सेम है तो पावर भी कैसी हो जाएगी, सेम। ठीक, तो बेस दोनों सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। 3q पर कोई पावर नहीं है, मतलब कितने की पावर है, यहाँ पर 1 की पावर है। ठीक, तो q जो था, q क्या था, q था b का ऑर्डर, q था b का ऑर्डर, और b का ऑर्डर यहां पर कितना आया आपके पास, b का ऑर्डर आया है 1। क्लियर। यदि मुझे p निकालना होता, p मतलब a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर कैसे निकालता मैं, तो a का ऑर्डर निकालने के लिए मैं कोई ऐसे कॉमन फैक्टर वाली चीजें कैंसिल कर देता, जैसे ये कैंसिल कर देता, ठीक है ना। इसमें मैं इक्वेशन, लेट आते हो बेटा, इक्वेशन क्या करा जाए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देता। ठीक, अब इतना आप लोगों को समझ में आने लगा होगा मेरे ख्याल से, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड को यदि मैं फर्स्ट से डिवाइड कर देता, आ रहा है बात समझ में, क्या हो जाता है यहाँ पर। ठीक, ये 1.08 इंटू 10⁻² अपॉन 1.8 इंटू 10⁻3, ठीक है ना। ये 108 अपॉन 18 आ जाता, और यहाँ पर कितना आ जाता 90 अपॉन 15। ठीक, आप सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे, जो भी एक इक्वेशन बनेगी उससे आपका क्या मेजर हो जाएगा, p। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक और चेंज कर रहा हूं, बहुत छोटा सा, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहता आल्सो डिटरमाइन k मींस रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी मेजर कीजिए। तो यदि मैं आपसे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी मेजर करने का बोल देता, तो फिर आप क्या करते। यदि रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी मेजर करने का बोल दिया जाता, तो आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आपने इसे सॉल्व करा, p इज इक्वल टू 2 आ गया आपका, मान लो p इक्वल टू 2 आ गया, तो किसी भी एक इक्वेशन में p और q की वैल्यू उठा करके रख दीजिए। ठीक, सागर उसे चालू करना जरा, उसको ऑन कर देना। किसी भी एक इक्वेशन में p और q की वैल्यू आप उठा करके रख दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में p और q की वैल्यू उठा करके रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ p इज इक्वल टू आपने रख दिया 2 आता आपका सॉल्व करने पे, q इज इक्वल टू 1 आया है, सॉल्व कर लीजिए, क्या निकल जाएगा आपका k। क्लियर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, और ये मेथड कहलाती है इनिशियल रेट मेथड। क्लियर। 5-6 क्वेश्चंस की मैं आपके साथ शीट भी इसके अंदर शेयर करूंगा, ठीक है ना, और उन क्वेश्चंस को आप कर करके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 5 मार्क्स दे करके जाएगा, और कॉम्पिटिटिव की तो बात ही अलग है, कॉम्पिटिटिव में 50 बार पूछे जाती हैं ऐसी वैरायटी, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे अभी के अभी, 2 मिनट का मैं आपको टाइम देने वाला हूँ, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एथेनल, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्वेश्चन का, लिखिए फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एथेनल, ठीक है। एथेनल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग अच्छे से, CH3CHO है, तो इक्वेशन दी हुई है CH3CHO गिव्स CH4 प्लस CO। ठीक, यहां पर दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर, टॉर में, प्रेशर की यूनिट टॉर होती है, जानते हैं 11th में पढ़ा हुआ है। तो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है टॉर में, और साथ में रेट दिया हुआ है। ठीक, एक प्रेशर दिया हुआ है 300
रेट उस समय है 0.061, उसे इसने R1 से रिप्रेजेंट करा है। दूसरा प्रेशर दिया हुआ है 200 और इस समय रेट है 0.27, इसे इसने R2 से रिप्रेजेंट करा है। और मुझे कहा गया डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, क्वेश्चन लिख पाए सभी लोग? क्वेश्चन है फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एथेनल डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, चलिए देखें कौन सॉल्व करके बताता है, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। जिसका भी आंसर आ जाए अनम्यूट करें अपने आप को और मुझे बताएं क्या आंसर आया आपका। ठीक, बोर्ड जिन्हें क्लियर नहीं हो रहा उनको पढ़ के बता देता हूँ। प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है टॉर यूनिट में, यूनिट से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी, और रेट दी हुई है। एक प्रेशर दिया हुआ है 300, उस समय रेट है 0.61। दूसरा प्रेशर दिया हुआ है 200, उस समय रेट है 0.27। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, हो गए क्या 2 मिनट? बस ठीक है, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर पाते है ना, क्योंकि इसके बाद पबजी भी खेलना है कुछ बच्चों को, है कि नहीं, इंस्टा भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, तो डेटा बड़ा कीमती है, सारा पढ़ाई में खर्च हो जाएगा तो बाकी कहाँ काम आएगा, है ना। चलिए मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए क्वेश्चन पे पहली फुर्सत में। ठीक, और अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जाने क्यों आप लोग कैच नहीं कर पाए, इतनी देर हो गई, आंसर क्यों नहीं आया। मेरे बताते बताते भी बीच में किसी का आंसर आए तो कृपया करके बता दीजिएगा, है ना। अनम्यूट करना, नाम बोलना अपना, फिर आंसर बोलना, ठीक है ना। क्या करना है, मैंने कहा सबसे पहले जो इक्वेशन दी जाती है उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए। तो इक्वेशन ये दी हुई है, इसका रेट लॉ इक्वेशन क्या, एक्सप्रेशन क्या होगा, -dx/dt इज इक्वल टू के CH3CHO, ठीक है ना, टू दी पावर n। स्मॉल ब्रैकेट क्यों बना दिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं बनाया, ठीक है ना। बात छोटी सी है लेकिन बात तो है। जब कंसंट्रेशन रहता है तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक, और जब प्रेशर रहता है तो स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं, है ना। उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपके स्वास्थ्य पे, लेकिन मालूम तो हो हमें कम से कम, एक छोटी सी बात है। तो CH3CHO टू दी पावर क्या कर दिया है मैंने यहाँ पर, n कर दिया है, क्लियर। अब -dx/dt क्या है, यहाँ पर रेट है। फर्स्ट रेट कितनी दी हुई है मुझे, 0.61 इज इक्वल टू के, उस समय प्रेशर कितना है 300 टू दी पावर n, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या दी हुई है मुझे, 0.27 इक्वल टू के 200 टू दी पावर n, इक्वेशन सेकंड। क्लियर है बात। क्या निकालना है मुझे, n निकालना है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो क्यों ना मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा तो 61/27 इज इक्वल टू के कैंसिल, और ये 300/2 यानी मुझे लग रहा है 1.5 टू दी पावर n। पूरा करके बताऊं क्या, लिखूं क्या, k 300 टू दी पावर n अपॉन k 200 टू दी पावर n, सीधे लिख दिया 300/200 मतलब 3/2 यानी 1.5, ठीक, 1.5 टू दी पावर n हो गया। अब 61/27 बायो वाले बच्चे कैलकुलेट कर चुके हैं, मैसेज आ रहे हैं लगातार मेरे पास। तो ये आ रहा है 2.25 इज इक्वल टू 1.5 टू दी पावर n, हाँ या ना, ठीक है ना। ये लगभग जाएगा, अप्रॉक्स बता रहा हूँ,
2.25 इज इक्वल टू, और ये तो है ही 1.5 टू दी पावर n। अब मैंने क्या बोला, कितनी बार आप लोगों से बोला कि यदि बेस सेम कर लेंगे तो पावर भी सेम हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। अब तो बता दो कोई एक आध आंसर जल्दी से, जोर से मत चीखना भैया, बहुत सेंसिटिव है मेरे कान में। हाँ शाबाश, बोलें। वेरी गुड, ठीक। अरे बस अब ज़्यादा, ठीक ठीक ठीक, बधाई हो आप लोगों को, पहचान गए आप लोग, मेरे सॉल्व करते से समझ में आ जाता है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है ना। ठीक, तो ये 2.25 इज इक्वल टू 1.5 टू दी पावर n था। 2.25 को मेरे ख्याल से लिखा जा सकता है 1.5 टू दी पावर 2, और ये इक्वल टू में तो 1.5 टू दी पावर n है ही, समझ रहे बात को। ठीक, तो सॉल्व कर लोगे तो n इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। ठीक, 225 है ना, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक, तो 225 15 का स्क्वायर होता है, 15 नहीं होके 1.5 है, और यहाँ 225 ना होके 2.25 है। तो ऐसे क्वेश्चंस आया करते हैं भाई इनिशियल रेट मेथड के। ठीक, बहुत सिंपल मेथड होती है, एक बार आपने यदि कैच कर ली तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को होने वाला है। ठीक है ना। अब ईमानदारी से बता दीजिए किसे नहीं आई समझ में इनिशियल रेट मेथड, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेथड पे पहुंच जाऊंगा। इसकी शीट आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, कुछ 5, 7, 8 क्वेश्चंस की, उन्हें आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका रहेगा। क्लियर है बात। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब इनिशियल रेट मेथड तो कर ही रहे हो आप लोग, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, देखें कौन आंसर बताएगा यहाँ। ठीक है ना। चलिए अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो एक इक्वेशन मुझे दी हुई है, वही ए बी बी गिव्स सी, साथ में दिया है माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू दी पावर पी एंड बी टू दी पावर क्यू। ठीक, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी 2 टाइम्स, मतलब डबल कर दिया, बी का कंसंट्रेशन यदि डबल कर दिया है और ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट बनाए रखा है, बी का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट बनाए रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स, rate of reaction increase 4 times, then determine order of B। ठीक, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। K इज इक्वल टू ए टू दी पावर P और B टू दी पावर Q दिया हुआ है। ठीक है ना, ए टू दी पावर P और B टू दी पावर Q दिया हुआ है, और बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ B डबल कर दिया है और ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट बनाए रखा गया है। ठीक, उससे रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। बताइए बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर बताना है आपको केवल। बोले, अनम्यूट करा है किसी ने? 2। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? गर्ल्स कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, शांति सुकून है ना। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ठीक, अच्छा लिख के मैसेज करते हैं। ओके, बिल्कुल सही बताया भाई साहब ने, है ना। 2 आया इसका आंसर। कैसे आया है चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, फिर इसी में एक और वैरायटी में आपको बताता हूँ। इसी क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं जिन भी बच्चों के आ रहे हैं। तो इसमें क्या करा जाए, यहीं पे निकाल सकते हैं आप, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इसी में यदि कंसेप्ट समझ में आ जाए, ए का कंसंट्रेशन कैसा बनाए रखा है, कांस्टेंट, और बी का कंसंट्रेशन कैसा कर दिया गया है, डबल। तो ए तो ए ही रहेगा, लेकिन बी को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, मतलब 2b। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब क्या हुआ है, अब मुझसे पूछता है कि रेट 4 टाइम्स हो गई है,
तो रेट यदि 4 टाइम्स हुई है तो यार इतनी तो जनरल समझ होनी चाहिए, हम 12th में आ गए कि जरूर इस बी के ऊपर कितने की पावर होगी, 2 की, और 2 की पावर होगी तभी तो ये रिएक्शन 2 टू दी पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक, ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। दोनों के, जी बोलिए, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ ठीक है ना, ऑर्डर थोड़ी ना पूछा मैंने बी का ऑर्डर पूछा केवल आपसे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, नहीं समझे? ठीक है ना, मैंने, हाँ मैं ओवरऑल ऑर्डर यदि आपसे पूछता तो आप कुछ और आंसर देते है ना। चलिए अच्छा अब आप ये आंसर बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, ठीक, दोनों को 3 टाइम्स कर दिया गया। कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों को 3 टाइम्स कर दिया गया और रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई। इसी क्वेश्चन का बी पॉइंट है ना। ए पॉइंट तो आपने सॉल्व कर लिया। अब बोलता है ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन को हमने 3 टाइम्स कर दिया यदि मान लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई है 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। अब बताओ ए का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर कितना है और ओवरऑल ऑर्डर कितना है। चलिए दोनों का 1 1 है और टोटल 2 है। अच्छा ए पार्ट सॉल्व करा था आपने? जब ए पार्ट सॉल्व करा था तो आपने तो पहले बी का ऑर्डर बता दिया ना, बी का ऑर्डर तो पहले से ही कितना है 2 है, तो फिर दोनों का 1 1 कैसे है भाई साहब ऑर्डर? बी का ऑर्डर तो पहले ही निकाल चुके हो ना, 2 है। इसी क्वेश्चन को, नया क्वेश्चन नहीं क्रिएट करा है मैंने, उसी क्वेश्चन को मैंने आगे बढ़ाया। गुड, ठीक, पी का ऑर्डर 0 है, ठीक है ना। अरे बी का तो ऑर्डर पहले ही निकाल चुके हो आप लोग कि कितना है उसका ऑर्डर 2, तो k इज इक्वल टू ये हो गया 3a टू दी पावर p और 3b टू दी पावर q, दोनों को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। अब मैं पहले से जानता हूं कि b का ऑर्डर तो 2 है, b का ऑर्डर यदि 2 है तो यहां कितने की पावर लगा देना है आपको 2 की पावर लगाते से यदि 3 के ऊपर 2 की पावर लगी तो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक, अब सोचो, ठीक सोच के देखना, यदि मान लो p पे 1 की पावर होती तो 27 टाइम्स इंक्रीज नहीं हो जाती, ठीक है ना। कुछ और की पावर होती मान लो, है ना, इस पे भी 2 की पावर होती तो 81 टाइम्स इंक्रीज हो जाती, जबकि इंक्रीज केवल कितनी हुई है 9 टाइम्स, यानी ए का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ए का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है यानी जरूर ए के ऊपर कितने की पावर है 0 की पावर है। ठीक, तो ए पे 0 की पावर है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 0, और बी का ऑर्डर तो पहले से ही चल रहा है क्वेश्चन में, कितना है बी का ऑर्डर 2। आई या नहीं आई बात समझ? और ओवरऑल ऑर्डर भी कितना हो गया 2। ठीक, किसी को डाउट हो यदि तो बोलिए, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी एक क्वेश्चन ऐसा वाला दिया हुआ है, और उसके अलावा जब आप कोई अच्छी वाली और बढ़िया सी बुक सॉल्व करेंगे, है ना, तो उसमें ऐसी बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक, पर एक छोटी सी बात यदि आपने पकड़ ली है ना, इस क्वेश्चन को जैसा मैंने बताने की कोशिश करी, तो फिर आप कर ले जाओगे। ठीक है, डाउट है किसी को तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं है, बस एक ही चीज़ तो नहीं है ज़िंदगी में, वो है डाउट, है ना। ठीक है ना, चलिए, तो फर्स्ट मेथड हमारी कंप्लीट हुई और उसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है ना। अरे अब आगे निकल जाते हैं, पूरा मिटा देते हैं, फिर बोलते हो एक्सप्लेन अगेन, है ना। बेटा क्या है, सुनो फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इक्वेशन थी -dxy, किसी का मैसेज आया प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, तो इसलिए फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ऐसा दिया हुआ था, ठीक, a टू दी पावर p एंड b टू दी पावर q, ये दिया हुआ था, और आपसे कहा गया था कि a का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, b के कंसंट्रेशन को डबल किया
तो रेट भी डबल हो गई। बी के कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गई, ठीक, सॉरी रेट 4 टाइम्स हो गई। तो बताइए बी का ऑर्डर कितना है, ठीक। तो माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टू दी पावर पी, और बी को अब क्या लिख दो आप 2b, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन कैसा करा है, डबल। अब आप अकल लगाओ, ए को कांस्टेंट बनाए रखना है और बी का कंसंट्रेशन आपने डबल करा हुआ है, तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है। यदि रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ और बताओ कि इसके ऊपर कितने की पावर होगी, 2 के ऊपर कितने की पावर लगा दूं कि ये 4 हो जाए, ठीक। तो यार सीधी सी बात है, 2 के ऊपर 2 की ही तो पावर लगाओगे, ठीक है ना। तो 2 पे 2 की पावर लगाई आपने, तो ये देखो आपका Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, ऐसे निकाल लिया। फिर उसके बाद बोला दोनों का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया, दोनों का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया, लेकिन रेट अभी भी 9 टाइम्स ही इंक्रीज हुई। तो अब बताओ दोनों का ऑर्डर क्या है, ए का और बी का। तो बी का तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं 2। अब यदि दोनों 3 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं ऐसे, तो ये 3 का स्क्वायर तो यहीं पे 9 हो गया, ठीक। इसका कोई कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है क्या, नहीं, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, यानी जरूर इसके ऊपर कितने की पावर है, 0 की। यदि मान लो इस पे 0 नहीं होता, कुछ और होता, 1 भी होता, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 कितना हो जाता, 27 टाइम्स हो जाता। समझ रहे हैं बात को, ठीक। तो ऐसा था क्वेश्चन, अभी आई बात समझ में, ठीक। दे रहा हूँ क्वेश्चंस की कुछ पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पिछली क्लास की भी पीडीएफ आपको दिखा। बोलो जी, बोलिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, दोनों की ऑर्डर 1, बिल्कुल बिल्कुल निकालेंगे, फिर तो 1 1 ही आएगा ना दोनों का, ठीक है ना, क्योंकि और कोई मैथमेटिकल पॉसिबल है क्या इसके अंदर, आप बताओ, है ना। फिर ऐसा बोल सकते, देखो फिर उसमें k इज इक्वल टू ए टू दी पावर p और b टू दी पावर q, ये, और दोनों को ही 3 टाइम्स इंक्रीज करा है, तो 3a टू दी पावर p और 3b टू दी पावर q। अब 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती कि q पे 2 की पावर हो जाए, b पे जो है 0 की पावर हो जाए, तो 9 टाइम्स हो जाएगा, या दोनों के ऊपर कितने कितने की पावर हो जाए, 1 1 की पावर हो जाए, तो भी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बस 2 पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा, या तो दोनों पे 1 1 की पावर है, या एक पे 0 की पावर है और एक पे कितने की पावर है, 2 की। तो वो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली देगा, आपसे डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा, है ना। वो बहुत क्लियरली कोई ना कोई एक वैल्यू आपसे पहले निकलवा लेगा, फिर पूछेगा, ठीक है ना। एक शीट शेयर करता हूँ मैं, तो आप देखिएगा उसमें और क्वेश्चंस हैं, आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये है इनिशियल रेट मेथड, ठीक। कम से कम इसके ऊपर 8 से 10 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिएगा, जो मैं शीट दे रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ मटेरियल यदि होगा तो उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो, बिल्कुल साथ साथ चलते चलना भाई, है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग अपनी अपनी कॉपी में, और वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताने जा रहा हूं। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आप सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, सिलेबस पहले सुन लीजिए। आपका जब सिर्फ और सिर्फ 12th की बात करेंगे तो 12th में केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है ना। सीबीएसई में कभी कभी रेयरली 0 ऑर्डर का फार्मूला पूछ लेता है केवल, नहीं तो सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पर मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर भी बताऊंगा कि कैसे मेजर की जाती है। क्या फ़ायदा होगा इससे वो भी सुन लीजिए। होगा क्या कि जैसे ही हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, इसके तुरंत बाद मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड के अंदर हम लोगों को मिनिमम बोल रहा हूँ 12 ग्राफ तो बनाने ही बनाने, और उसके अलावा फिर आप वैरायटी देखते जाओगे क्वेश्चन की तो 50 ग्राफ बनते चले जाते हैं।
तो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को समझ में आएंगे जिन्हें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन समझ में आई है। ठीक, तो एक सिंपल सी इक्वेशन है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट एक्सप्रेस कर रहा हूं आपको कि मैं फर्स्ट ऑर्डर पहले आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, इसके बाद जीरो ऑर्डर भी सिखाऊंगा, सेकंड ऑर्डर भी सिखाऊंगा, थर्ड ऑर्डर भी सिखाऊंगा, nth ऑर्डर भी सिखाऊंगा और 50 ग्राफ बनाना सीखेंगे हम उनकी हेल्प से। ठीक, तो कृपया करके बिल्कुल बोर्ड पे कंसंट्रेट रहें सभी लोग और ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। कैसे बनाते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? तो मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए A गिव्स प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t। क्या लिखा हुआ है, सुन लीजिएगा अच्छे से। रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम। कहां से आई ये बात निकल करके? अरे लॉ ऑफ मास एक्शन से आई। लॉ ऑफ मास एक्शन यही तो बोला करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कब? ठीक है ना, मान लीजिए 4 बजे हम लोग मोबाइल लेकर के बैठे अपना, है ना, और बाजू में जो है हमने 1-2 किलो कोयले का ढेर भी लगा लिया है। ठीक, अब साथ में उसको आग लगा दिया आपने, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ वो कोयला सुलग रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना। अब आपको ठीक 4:45 पर 4:45 पर आपको क्या करना है, रिएक्शन रेट निकालनी है। तो इनिशियली तो आपके पास कोल जो था वो कितना था, 1 kg, लेकिन 45 मिनट में कुछ ना कुछ अमाउंट तो उसका जल चुका होगा। तो 45 मिनट बाद जितना अमाउंट बचा है रेट निकालते समय आप सिर्फ और सिर्फ उतना ही अमाउंट लेंगे। इसलिए मैंने बहुत साफ शब्दों में यहाँ लिख दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने शो करा -dx/dt से, तो यहाँ क्या है, x कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। कैसे मालूम, माइनस लगा है मतलब रिएक्टेंट है। कब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? एट टाइम t। तो -dx/dt इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, x। ठीक, क्यों? क्योंकि -dx/dt ही तो t टाइम पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बता रहा है। ठीक है ना। तो -dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है। पर इस रिएक्शन में मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या ले रहा हूं, a ले रहा हूं। यदि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मैं a ले रहा हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं -dA/dt इज प्रोपोर्शनल टू a। बोलो हाँ, ठीक है ना। -dA/dt इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, a हो गया। बहुत सिंपल सी मेथड है, आगे हम अच्छे से जानते ही हैं कि क्या कर दिया जाए, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया जाए। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है भाई। ठीक है ना। केमिस्ट्री में फिजिक्स जैसे बड़े बड़े और ख़तरनाक डेरिवेशन नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन बनेगा यहाँ से, लेकिन उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आएगा। तो -dA/dt प्रोपोर्शनल टू a, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, कांस्टेंट लगेगा, तो -dA/dt इज इक्वल टू व्हाट, KA। क्लियर? k यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने लगा दिया है। ठीक, a को एक साथ कर दीजिए, dt को वहाँ पहुँचा दीजिए, तो -dA/a इज इक्वल टू k dt। ठीक, क्या बन गया, -dA/a इज इक्वल टू k dt बना। इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। इंटीग्रेट यदि मैं करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dA/a इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है ना। अब 11th की शुरुआती आपकी हुई थी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा, और फिजिक्स में बहुत सारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने सीखा हुआ होगा शायद। और यदि इंटीग्रेशन आपने सीखा हुआ है तो ये सिंपल इंटीग्रेशन तो सभी को आता है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x। जल्दी से बोल दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या होता है, बोलेगा कोई?
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स होता है। ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहां इक्वेशन क्या बन रही है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाय ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए। क्या हो जाएगा, लॉग ए। ठीक, ध्यान से लिखना, बेस ई लिया हुआ है मैंने यहां पे, है ना, बेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाय ए इज इक्वल टू लॉग ए, माइनस साइन पहले से चला आ रहा है उसे लगाना नहीं भूल जाना, इज इक्वल टू के। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी। टी का के में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिख दोगे, के टी। तो माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं। मान लीजिए मैंने कांस्टेंट यहाँ पर आई लगा दिया, आई को क्या बोल दूंगा मैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल दूंगा। आप सी लगा दीजिए, एन लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये बनी यहां पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। क्या इक्वेशन फर्स्ट, माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। ठीक, कोई दिक्कत इतने नहीं। अब सुनो ध्यान से, जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट की थी 4 बजे, जब मैं अपना मोबाइल लेकर के बैठा था तो मेरे बाजू में कोयले का एक ढेर रखा हुआ था। ठीक, आपने वहां से रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एडमिट नहीं करी, तब तक आपने माचिस सुलगा ली थी। माचिस सुलगा ली और आप मोबाइल तरफ देख रहे हो कि मैं ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ, अभी आपने माचिस कोयले में नहीं लगाई है। ठीक, तो बोलिए हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है क्या, नहीं, हमारा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। तो टाइम इक्वल टू कितना मानोगे आप, 0। और यदि टाइम स्टार्ट नहीं हुआ तो जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है कोयले का वो उतना ही है जितना आपने शुरू में लिया हुआ था। तो यहाँ पर जो एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रखना है, 99.99% स्टूडेंट्स जिस बात में गलती करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर से सुन लीजिए, 99.99% स्टूडेंट्स जब इसका न्यूमेरिकल करने की बात आती है तो बस यहीं पे गोता खा जाते हैं। ठीक है ना, बस यहीं पे डूबते हैं, जाकर के फंस जाते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहां लिख रहा हूं मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं शो कर रहा हूं A0 से, और ये जो इतनी देर से मैं A लेकर के चल रहा हूं ये क्या है, T टाइम पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है A। ठीक, तो फिर से सुन लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन है A0 T टाइम पर, या T टाइम के बाद रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना है, A, बचा हुआ अमाउंट। जैसे मैं आपसे बोलूंगा अ रिएक्शन कंप्लीट, सुनना ध्यान से, अ रिएक्शन कंप्लीट 80% आफ्टर 20 मिनट। ठीक है, पूछ लेते हैं किसी से, है ना, बहुत मुस्कुरा रहे हो सब, दिख रहा है आज मुझे। यहां पर मैंने आपसे पूछा हुआ है अ रिएक्शन कंप्लीट 80% आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक, चलो ऐश्वर्य आप बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A0 एंड A। ठीक, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ रिएक्शन कंप्लीट 80% आफ्टर 20 मिनट, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A0 एंड A। ऐश्वर्य बोलें जरा। हाँ, इक्वल टू तक सुनाई आया, आगे नहीं सुनाई आया मुझे। A0 इक्वल टू क्या हुआ, म्यूट हो गए क्या? अरे चलो अच्छा, कुछ हो गई इनके माइक में प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से। हाँ, फिर से बोलना चाह, जी बोलिए। अरे सर के आगे तो बोलो बेटा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा सर के आगे आपकी आवाज़। अच्छा चलो, मुझे ही बोल लेने दो, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, फिर बोल रहे हो क्या, म्यूट कर लो आप। अ रिएक्शन कंप्लीट 80% इन 20 मिनट्स, तो टाइम तो 20 मिनट हो गया, 80% कंप्लीट हो गई, तो 80% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी, 20%।
ठीक, तो ए मतलब क्या है, ए है रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, कितना बचा हुआ है 20, और इनिशियल कितना रहा होगा, अरे इनिशियल तो हर चीज 100% ही रहती ना, ठीक है ना, इनिशियल तो हमेशा कितना मानोगे आप उसे 100% ही मानोगे, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना लिखोगे आप वहां पे 20 लिखोगे। क्लियर, क्या बोला है फिर से सुनिए, अ रिएक्शन कंप्लीट 80% आफ्टर 20 मिनट, तो टाइम तो हो गया 20 मिनट, 80% कंप्लीट हो गई, जब 80% कंप्लीट हो गई तो बची कितने परसेंट, वो 20%। ठीक, तो ए है रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ नहीं, बचा हुआ अमाउंट है ए, बचा हुआ है ना, थोड़ी हिंदी कमजोर हो गई मेरी, तो ए बचा हुआ अमाउंट है, कितना लिखोगे आप वहां पे 20। लेकिन जब इनिशियल की बात हो रही थी यानी t = 0 था, तो जो रिमेनिंग अमाउंट था वो तो पूरा का पूरा बचा हुआ था, मतलब a = क्या हो जाएगा a0। इस इक्वेशन में t की जगह 0 और a की जगह a0 रखिए, तो आएगा आपके सामने माइनस log a इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस log ऑफ a0। कोई दिक्कत, ठीक, वही अपनी फेवरेट चीज, क्या था अपना फेवरेट 11th में, अपना फेवरेट था पुट, है ना, क्या पुट और कहां पे पुट, अरे आई को पुट, कहां पे पुट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट, तो आई को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जब आई को उठा करके आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो आई को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं, तो यह आ जाएगा माइनस log a इज इक्वल टू के टी माइनस log a0। कोई दिक्कत, माइनस log a इज इक्वल टू के टी माइनस log ऑफ a0। साइड चेंज कर लीजिए, तो log a0 माइनस log a इज इक्वल टू के टी, दिख रहा है वहां पे क्या लिखा हुआ है, के टी लिखा हुआ है। ठीक, अब बचपन से लॉग के फार्मूले पढ़ते चले आ रहे हैं, शायद आपको मालूम है log m माइनस log n। ठीक, चलो यहां लिख देता हूं, बहुत बड़ा बोर्ड है आज तो अपने पास, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, log m अपॉन n, ठीक है ना, m अपॉन n, है ना, तो log a0 माइनस log a इज इक्वल टू के टी है, तो ये हो जाएगा log a0 बाय a इज इक्वल टू के टी, और यदि k मुझे निकालना हो तो k इज इक्वल टू 1/t log a 0 बाय, कोई दिक्कत, ठीक, तो फार्मूला मेरे सामने आया, k इज इक्वल टू 1/t log a0 बाय a, ठीक है ना जी। स्वागत है गौर साहब का, बधाई हो आपको, आप आ गए। तो k इज इक्वल टू 1/t log a0 बाय a। ठीक, अब सुनो फिर से एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कि केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और अब तो सॉलिड स्टेट भी वापस से आ गया है, ठीक है ना, उन लोगों ने मांगा था सीबीएसई वालों ने कि भैया कितना सिलेबस काट छांट करना है, कम करना है, बता दीजिए। मैंने लिख करके भेज दिया, और बढ़ा दो, 5-6 यूनिट और डाल दो आप, क्योंकि अब तो सभी घर पे बैठे हैं। आज तो आ भी गया केंद्रीय मंत्री जो थे भाई साहब उनका कि सितंबर तक तो नहीं खोल रहे हैं हम स्कूल, है ना, फीस दो आप लोग केवल स्कूलों की, खुलेंगे नहीं, लेकिन है तो घर में ही तो बैठे हो ना, तो खूब पढ़ाई करो, ठीक है ना, अपने अपने शहर से AIR 1 आनी चाहिए, क्यों भाई, ठीक, फुल फॉर्म ही नहीं मालूम कईयों को तो AIR का। खैर, तो यहाँ सुनो, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे सुनना, केमिकल काइनेटिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा और हमेशा log बेस 10 में सॉल्व करना है। ठीक, केमिस्ट्री में हमेशा हमें काय में सॉल्व करना है, log बेस 10 में सॉल्व करना है, जबकि यहाँ log बेस क्या दिया हुआ है, e। तो जब भी मैं log बेस e को 10 में चेंज करता हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या कर देता हूँ, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 हो जाएगा बेस और अपॉन a। ठीक, तो इक्वेशन आपके सामने आ गई, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a0 बाय a। आई या नहीं आई बात समझ? जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझे 11th क्लास में भी झेला है, उन्हें मैंने इक्विलिब्रियम यूनिट में पीएच की करीब 8 से 10 वैरायटी पढ़ाई थी और हर वैरायटी पे 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल करवाए थे। ऐसी बफर सॉल्यूशन पढ़ाया था, बफर सॉल्यूशन के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल करवाए थे, हेंडरसन इक्वेशन बताई हुई थी, ठीक है ना। लॉग समझ में नहीं आ रहा, ठीक, किसी का भी मैसेज आया लॉग समझ में नहीं आ रहा है, बेटा लॉग तो एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल टूल यहाँ पर है कि लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू होता है लॉग m अपॉन n। ये आपको याद रखना पड़ेगा यदि आप बायो फील्ड से हैं तो, है ना। दूसरी बात, लॉग बेस का खेल होता है। यदि लॉग कहीं लिखा हुआ है और उसका बेस e लिखा हुआ है और इसे मुझे लॉग के बेस 10 में चेंज करना है, ठीक, तो इस बेस को चेंज करने के लिए हमेशा उस वैल्यू में 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। तो सुन लीजिए, है ना, और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो निश्चित आपका बायो होगा, क्योंकि मैथ्स वाले होकर के लॉग समझ में नहीं आ रहा तो बहुत ही गंभीर बात है, ठीक है ना। वैसे आपके टीचर पढ़ाएंगे आपको लॉग, अब 11th में होता है या 12th में मुझे नहीं मालूम, पर मैथ्स में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लॉग, ठीक है ना। तो इक्वेशन निकल करके क्या आई मेरे सामने इक्वेशन निकल करके आई k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, ठीक। अरे कोई बात नहीं, बायो वाले हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। बायो वालों के भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, मैथ्स वालों के भी उतने ही होते हैं, है ना। तो लॉग एक सिंपल चीज होती है, ठीक है ना, सुन लो ध्यान से। तो फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आई, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a0 अपॉन a। It is known as integrated rate equation for first order reaction, ठीक है। फॉर्मूला 4 बार बोल लो, 5वीं बार में याद हो जाएगा आपको, मन ही मन में बोलना, नहीं तो सबको याद हो जाए जितने बैठे हुए हैं। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a0 बाय a, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है। वैसे इस इक्वेशन का एक और फॉर्म दिया जाता है कुछ बुक्स के अंदर, चलो मैं उसे भी बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले ही डरा दिया आपने मुझे तो कि लॉग समझ में नहीं आ रहा है बोल करके, क्योंकि अगली जो इक्वेशन मैं यहाँ बताने जा रहा था वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, पर सीखो उसे भी, है ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो यहाँ ये लिखा है log a0 बाय a इज इक्वल टू kt, सुना बात को, log a0 बाय a इक्वल टू kt लिखा हुआ है, ठीक। इस तरफ सॉल्व करूं, है ना, वो तो आ ही जाएगा, वीडियो तो आपके पास, आप नोट्स बना ही लेंगे, ठीक। थोड़ा सा बोर्ड वहां अपन ज्यादा लंबा आगे निकल गए हैं, यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। क्या हुआ, आपने अपने नंबर पे उपलब्ध इतने इतने डेटा का इतने % यूज कर लिया है, बताओ, कोई बात नहीं, फ्री में ब्रॉडबैंड बट रहा है, अब तो सब लोग ले लो, एक एक ब्रॉडबैंड लगवा लो घर में, है ना। इधर देखो, log e a0 बाय a इज इक्वल टू kt है। चलिए मैथ्स वाला कोई आंसर बताएगा, यदि मैं इसे log a बाय a0 कर दूं तो बोलो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैथ्स वाला कोई बताए मुझे आंसर, -kt, वेरी गुड, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, -kt हो जाएगा, ठीक। जिनसे नहीं झिलाया अच्छा वो देखो, है ना, बहुत सारे लोगों का टेंशन बढ़ जाता है एकदम से, और अब सबसे अच्छी सुविधा ये है कि फट से जो है अपने को क्लास से आउट हो जाओ, क्यों भाई, पहले तो ऐसा होता था उठ के जा नहीं पाते थे। यहां से देखो ध्यान से, ये क्या था आपके सामने था माइनस लॉग a इज इक्वल टू kt माइनस लॉग a0, इसका साइड चेंज किया था हमने ना, माइनस लॉग a0 को इस तरफ लेकर के आए थे, मत लाओ आप उसको इस तरफ मत लाओ, आप kt को यहां ले आओ,
KT को यहां लेकर के आओ इस तरफ, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस KT, ये पहले से है माइनस लॉग A इक्वल टू, वहां पर क्या आ गया माइनस लॉग A0, ठीक। अब इसकी साइड चेंज करो, इसकी साइड चेंज करोगे तो माइनस KT इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा log A माइनस log A0, ठीक। अब देखो log M माइनस log N बना, और log M माइनस log N क्या बन जाएगा M अपॉन N, तो log A अपॉन A0 बन जाएगा, ठीक। तो मैं वही तो पूछ रहा था, log A अपॉन A0 यदि हो जाए तो ये KT क्या हो जाएगा माइनस KT हो जाएगा, माइनस KT, ठीक। तो देखिए जो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं वो न्यूमेरिकल तो उसी रिलेशन से होंगे। मैं अभी के अभी एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा और आप देखेंगे क्या बढ़िया तरीके से मस्त हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। तो k इज इक्वल टू 2.303/t log A0/a हमारे सामने लिखा हुआ था। मैं उसका एक और फॉर्म आपको बना करके बता रहा हूं कि इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी जाती है। तो log E A/A0 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस KT। एक इक्वेशन बनती है log E A इज इक्वल टू B, ठीक। यदि log E A इज इक्वल टू B हो तो क्या कोई मुझे बता सकता है A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिजिक्स मैथ्स खूब पढ़ते रहते हो आप लोग। log टू दी बेस E A इज इक्वल टू, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। बाकी बच्चे भी सुने और कुछ सीखें इनसे, है ना, फिर दर्शक बन के बैठ गए हो मोबाइल के सामने। log E A इज इक्वल टू B यदि कभी भी होता है तो A इज इक्वल टू हो जाता है e टू दी पावर B। क्या हो जाता है? A इज इक्वल टू e टू दी पावर B। कंपेयर करो log E, तो log E की जगह तो log E है, A की जगह कौन है A/A0 और B की जगह कौन है माइनस KT। फिर से कंपेयर करना, ठीक। स्मॉल a की जगह कौन है A/A0, है ना, और B की जगह कौन है माइनस KT। तो फाइनली क्या हो जाएगा A इक्वल टू, यानी A/A0 इक्वल टू e टू दी पावर B, ठीक। तो B की जगह कौन है माइनस KT, तो e टू दी पावर माइनस KT। तो आपके सामने इक्वेशन आएगी A इज इक्वल टू A0 e टू दी पावर माइनस KT। ये भी आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है बुक्स के अंदर, ठीक। किन्हीं किन्हीं बुक्स में इससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए हैं, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके न्यूमेरिकल को इस इक्वेशन से सॉल्व करने का प्रयास ना करें। मैं आपको ढेर सारी ट्रिक्स बताऊंगा, हम डायरेक्ट उसी चीज को यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी? सिलेबस में तो फर्स्ट ऑर्डर ही है, 12th की जब मैं बात कर रहा हूं। कभी कभी CBSE में 0 ऑर्डर पे पहुंच जाता है, और कॉम्पिटिटिव की तो बात करने की जरूरत नहीं भाई, कॉम्पिटिटिव में तो कहीं भी पहुंचता है। फिर समझे बात को, ठीक। कॉम्पिटिटिव में तो किसी भी लेवल पे पहुंच जाता है, तो इसलिए सब बातें आनी चाहिए। अब सुनो, कभी भी डेरिवेशन आपको करने को नहीं आएगा, ठीक। ये डेरिवेशन सिर्फ क्यों बताया मैंने इतना बड़ा, डेरिवेशन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताया कि एक्चुअल आपको समझ में तो आए कि फार्मूला आया कैसे था, है ना। बाकी के ऑर्डर के लिए डेरिवेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसमें सीधा मैं फार्मूला लिख दूंगा, ठीक। तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, मतलब इंटीग्रेशन हमें करना और इंटीग्रेशन से ये आएगा। चलिए क्वेश्चन है, देखें कौन सॉल्व करता है, मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करके बताएंगे। A first order reaction complete 80% after 20 minutes. A first order reaction complete 80% after 20 minutes. Calculate rate constant. ठीक, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 80% आफ्टर 20 मिनट्स, कैलकुलेट
रेट कांस्टेंट। आप सिर्फ वैल्यूज पुट करके बताइए। ठीक, मैं पूछता हूं कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? k इज इक्वल टू 2.303/t log a0/a, ये रिलेशन आप यूज करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए देखें कितनों की बुद्धि दौड़ती है। सिर्फ वैल्यूज पुट करिए और जिनका आ गया हो वो मैसेज से बता दीजिएगा। ठीक है ना? तो मैं चेक कर लूंगा रिकॉर्डिंग में कितनों के मैसेज आ गए थे, है ना? रिकॉर्डिंग भी हो जाती है इसकी क्लास की। ठीक है, बधाई, कुछ का तो आंसर भी आ गया शायद, है ना? तो ये रिलेशन यूज करना है मुझे। k इज इक्वल टू 2.303/t, k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ a0/a, ये रिलेशन मुझे यूज करना है। इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगते रहेंगे। छोड़ो, 80% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी है? 20%। ठीक, a0 क्या है? a0 है इनिशियल अमाउंट, तो इनिशियल जरूर वो रिएक्शन कितनी रही होगी? 100% रही होगी। ठीक, a क्या है? a है रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट है। ठीक, तो k इज इक्वल टू 2.303/t, टाइम कितना हो चुका है? 5:15 नहीं, 20 मिनट। क्वेश्चन में जो दिया वो रखना, नहीं तो उठा के 5:15 रख दो। तो 2.303/20 लॉग इनिशियल कितना है? 100 और बचा हुआ कितना है? 20। 80% हो गई, बची कितनी है? 20। ठीक, 100/20, 100/20 हो गया 5, यानी log 5। ठीक, जल्दी से log 5 की वैल्यू बोलो जरा, कोई जल्दी log 5 की वैल्यू बोलो। जे बात है ना बेटा, pH जब पढ़ाया था log 1 से लेकर के log 100 तक की वैल्यू याद करवाई थी, नहीं करवाई थी? ठीक है ना? तो log 1 से लेकर के log 100 तक की वैल्यू याद करवाई थी 0.6। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, तो log 5 की यहां पर वैल्यू होगी 0.6990। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे बात को? तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था और कितने मार्क्स का आ जाता है ये? 5 मार्क्स का आ जाता है। ठीक, IIT के पेपर उठा के देखिएगा आप लोग, है ना? नीट के, एम्स के पेपर उठा करके देखिएगा, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। किसके ऊपर? ये जो वैरायटी मैंने अभी आपको बोली ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, इसके ऊपर बिल्कुल आ ही रहा है। पिछले इतने सालों से एक ना एक क्वेश्चन चला आ रहा है इसके ऊपर। हाँ जी बोलिए, बोलो बोलो। हाँ जी, फिर सॉल्व कैसे करोगे बेटा? लॉग की वैल्यू पुट नहीं करोगे तो लॉग टेबल ऐसा कहते हैं लोग कि मिल जाता है, मिलता हिलता नहीं है। ठीक है ना? वो मैं आपको सिखा दूंगा, आपको log 1 से लेके log 100 तक की सारी वैल्यू याद करवा देंगे। ठीक, उसकी चिंता मत करिए। 11th में भी कुछ बच्चों ने pH जब सॉल्व करा था ना, तब भी उनको बताया था कैसे log निकालना है, तो वो मैं सिखा दूंगा। log बहुत आसान होता है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है ना? बन जाएगा, log को लेके टेंशन नहीं करो। ठीक, log चार्ट ऐसा कहा जाता है कि मिल जाएगा, मिलता हिलता नहीं है। ऐसे ही कहीं पे लिखा हुआ है शास्त्रों में कि log की वैल्यू दी जाती है, कोई दी ही नहीं जाती। याद करके जाएंगे अपन तो। ठीक, चलिए, तो मैंने क्या सिखाया, पहले उस सब्जेक्ट पे आओ। हमें आज जैसा कमिटमेंट था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के तरीके सीखने हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहला सीखा इनिशियल रेट मेथड और दूसरा हम सीख रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में मैंने आपको क्या सिखाया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला अब मुझे घुट जाना चाहिए, रात को सपने में भी नजर आना चाहिए। k इज इक्वल टू 2.303/t log a0/a, या फिर a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर -kt। ठीक, तो इसका तो कोई यूज है नहीं, हम इससे करेंगे नहीं, हम तो उसी से करेंगे। ठीक है ना? अब एक बात और बताता हूं, बस एक ही बात और बताऊंगा, और ये होता है हाफ लाइफ पीरियड। क्या नाम है इसका? हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल।
नाम से समझ में आ रहा है, हाफ लाइफ, आधी बीत गई, ठीक है ना। हाफ लाइफ से मतलब क्या है, आधी बीत गई, ठीक। जैसे मान लो मैं अपनी एवरेज लाइफ पता कर लूँ कि 60 साल है, अब 30 का मैं हो चुका हूँ, मतलब मेरी आधी बीत गई, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, अपन ऐसे आम बोलचाल की भाषा में तो ऐसे ही बोलते हैं, अरे यार अब आधी तो कट गई, बाकी भी कटी जाएगी, कोरोना चलता ही रहेगा, है ना। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम कैसे बोलेंगे, तो फिर से वहीं आइए। 4 बजे आप क्या कर रहे थे, 4 बजे आप मोबाइल लेकर के बैठे हुए थे और साथ में क्या करा था आपने, 1 किलोग्राम कोल लिया हुआ था, कोयला लिया हुआ था, उसको जलाने की तैयारी थी। 1 kg कोल लिया था, 1 kg कोल लिया हुआ था, मीन्स 1000 ग्राम कोल आपने लिया हुआ था। सुनते जाना बात को, है 1 kg लिया हुआ था यानी 1000 ग्राम लिया हुआ था। और जितनी देर के बाद, ठीक 30 मिनट के बाद या 45 मिनट्स के बाद जब वो 500 ग्राम बचा होगा, ठीक, तो ये उसका क्या कहलाता है, हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। कितनी आसान सी बात है, सोचो ना, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का 50% कंसंट्रेशन या अमाउंट कंज्यूम हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। या उल्टा बोलो, वो टाइम जब रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का केवल 50% बचे, उसे क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ कहा जाता है। समझ में आया सभी लोगों को क्या डेफिनेशन मैंने बोली हुई है हाफ लाइफ की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना। तो हाफ लाइफ से मतलब होता है कि टाइम आफ्टर विच द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट। जितने भी टाइम में रिमेनिंग इनिशियल का आधा हो जाए, वो क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है, ठीक। तो रिमेनिंग को मैं कैसे शो करता हूं, ए से। ए क्या हो गया है, इनिशियल का आधा हो गया है, मतलब a इज इक्वल टू A0/2 हो गया। अब a इक्वल टू A0/2 उस रिलेशन में रखिए। रिलेशन क्या है, k इक्वल टू 2.303/t log A0/a, ये है। इसे t के फॉर्म में मैं लिखूं तो t यहां आ जाएगा, k यहां पहुंच जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकता था, t इक्वल टू 2.303/k log A0/a। टाइम कितना हो गया, आधा, तो t की जगह t हाफ रख दीजिए, इक्वल टू 2.303/k log A0/a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है A0/2, तो A0/2 कर दीजिए, ठीक। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, A0 आपस में कैंसिल, तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303/k log 2, ठीक। और log 2 की वैल्यू बहुत सारे बच्चों को याद है, खुश हो गए होंगे देख करके, मैं समझ रहा हूं, 0.3010, है ना। तो log 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.3010, यही होती है। इनकमिंग कॉल आ गया किसी का, जाने लोगों को मेरे से बात करने की कितनी इच्छा होती रहती है ना, पढ़ाने ही नहीं देते। सुनो भाई, बार बार उंगली करना पड़ता है मोबाइल में जा करके। हाँ जी, तो log 2 की वैल्यू यहाँ रखी, कितना आ गया, 2.303 इंटू 0.3010, ठीक। कैलकुलेटर हो यदि किसी के पास तो फट से सॉल्व करके बताओ, है ना। मैं तो बिना कैलकुलेटर के ही कर लेता हूँ। t हाफ इज इक्वल टू आ गया 0.693/k। नहीं दिख रहा है जिन्हें वहाँ नीचे, वो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया। जब मैंने उसको सॉल्व करा तो ये आ गया यहाँ पर t हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। घोंटो फार्मूला अभी के अभी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, ठीक। आवाज नहीं आ रही है, अरे ऐसा कैसे हो गया, आवाज तो आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आ रही है, अरे एक आध तो यस बोल दो यार।
अब आई, अब आई, आ गई? यस बोल दो जरा एक बार कोई, यस बोल दो, आवाज आ गई हो तो। धीरे, अच्छा चलो आ गई, ठीक। तो सुनिए, बहुत धीरे धीरे आ रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आई, और जोर से चीखूं? ठीक क्या? अरे यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के लिखा हुआ है, ठीक। अचानक से वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना? तो इस समस्या से निपटते हैं। टाइम वैसे भी ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ी आवाज आई आप लोगों को? सुन लीजिए एक और बार। टी हाफ इक्वल टू क्या आया वहां पर? 0.693 अपॉन के आया हुआ है, ठीक। और ये टी हाफ 0.693 अपॉन के क्या शो कर रहा है? इस बात के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छिपा हुआ है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? अभी आपका टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक। तो उसको रोक दीजिए अपन यहीं पर, ठीक। कुछ डिस्टरबेंस होने लगता है अचानक, जाने क्या बात होती है, जबकि यहाँ तो सब प्रॉपर दिख रहा है मुझे, ठीक है ना? तो आज इसको यहाँ पर रोकते हैं हम लोग। अभी के अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटे के अंदर। क्वेश्चंस तो अभी जल्दी आ जाएंगे, वीडियो अपलोड होने पे लगाया हुआ है मैंने, है ना? उसे सॉल्व करिए और फिर अपन आगे देखते हैं इसको, ओके, ठीक है ना? चलिए, तो क्या है देख लेते हैं। आज की क्लास रोकते हैं हम अपन यहाँ पर।